हेलो गाइस, माय नेम इज़ पवन नागर एंड यू आर वाचिंग TCML। एंड देखिए, हमारी बात चल रही थी एक्स्ट्रा क्रेनियल हैमरेज एंड इंट्रा क्रेनियल हैमरेज के ऊपर। एंड दिस इज़ द सेकंड वीडियो ऑफ एक्स्ट्रा एंड इंट्रा क्रेनियल हैमरेज। एंड एक बात तो आपको पता ही होगी कि TCML पर जितना भी कंटेंट है ना, वो सभी स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल फ्री हैं। मतलब जितनी भी वीडियो TCML पर अवेलेबल हैं, जितने भी नोट्स TCML पर अवेलेबल हैं, वो सभी स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल फ्री हैं। एंड सारे के सारे वीडियोस एंड सारे के सारे नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे? हमारे ऑफिशियल मोबाइल ऐप पर। एंड ये वाला ऐप आपको कहाँ मिलेगा? प्ले स्टोर पर। तो आप अभी जाओ प्ले स्टोर पर, वहाँ से TCML मोबाइल ऐप को डाउनलोड करो एंड वहाँ पे आपको सारे के सारे नोट्स और वीडियो मिल जाएगी। एंड अब हम आते हैं हमारे मेन पॉइंट, यानी कि एक्स्ट्रा क्रेनियल एंड इंट्राक्रेनियल हेमेटोमा के ऊपर, या फिर बोल दीजिए हेमरेज के ऊपर। एंड लास्ट वीडियो हमने कहाँ पे एंड की थी? कैपुट सक्सीडेनियम पर। एंड जो पहला क्लिनिकल है वो क्या है? कैपुट सक्सीडेनियम। एंड ये क्या होता है? ये एक इडीमा होता है। इडीमा यानी कि कलेक्शन ऑफ फ्लूइड। एंड फ्लूइड का कलेक्शन कहाँ हुआ? हमारी स्काल्प की दो लेयर्स के बीच। एंड कौन कौन सी लेयर्स के बीच? फर्स्ट और थर्ड लेयर के बीच। यानी कि स्किन और एपोनेुरोसिस, अगर इन दोनों के बीच कोई भी फ्लूइड का कलेक्शन हो जाता है तो उसके लिए हम एक क्लिनिकल टर्म यूज करते हैं जिसे हम बोलते हैं कैपुट सक्सीडेनियम। एंड आप इसे कहाँ पढ़ते हो? ओप्स के अंदर। मतलब जब आप फाइनल ईयर में जाओगे तो वहाँ पढ़ोगे ओप्स के अंदर। एंड ओप्स के अंदर कहाँ पढ़ोगे? बर्थ इंजरीज के अंदर। ओके, ये हो गया। एंड जो दूसरा क्लिनिकल है उसका नाम क्या है? सबगेलिया हिमेटोमा। देखिए, ये वाला वर्ड खुद चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। देखिए, गेलिया मतलब गेलिया एपोन्यूरोटिका, उसके जस्ट नीचे यानी सब क्या हो गया? हिमेटोमा हो गया, यानी कि वेसल्स फट गई। मतलब गेलिया एपोन्यूरोटिका, एपोन्यूरोसिस के नीचे हिमेटोमा बन गया ड्यू टू रप्चर ऑफ वेसल्स। तो देखिए, वही लिख रखा है यहाँ पर। जो स्काल्प की सेकेंड लेयर होती है एंड जो स्काल्प की पांचवी लेयर्स होती हैं, इन दोनों लेयर्स के बीच की जो वेसल्स है वो फट गई। ओके, एंड उसने क्या कर दिया? हिमेटोमा कर दिया, यानी कि ब्लीडिंग कर दी। ओके, एंड ये भी हमें कैसे दिखाई देगी? एज ए स्वेलिंग दिखाई देगी। अरे यार, नीचे की तरफ क्या है? हड्डी है, एकदम सॉलिड चीज़ है। एंड उसके बाद जो स्काल्प की ये दोनों लेयर्स हैं, इन दोनों के बीच हेमरेज हो गया और वो ब्लड निकलता जाएगा तो हमें एक टाइप से स्वेलिंग के रूप में दिखाई देगा, हेड स्वेलिंग के रूप में दिखाई देगा। यहाँ पर भी क्या था? इडीमा, कैपुट सक्सीडेनियम, ये भी एक स्वेलिंग के रूप में, हेड स्वेलिंग के रूप में हमें दिखाई देता है। दोनों के दोनों, कैपुट सक्सीडेनियम और सबगेलियल हिमेटोमा। एंड देखिए, मैंने यहीं पर बगल में लिख रखा है कि जो सबगेलिया हिमेटोमा होता है इसमें कौन सी वेसल्स फटती हैं। तो यहाँ लिख रखा है मैंने, इन्वॉल्व इमेजिनरी वेन। इमेजिनरी वेन के फटने से क्या होगा? सबगेलिया हिमेटोमा होगा। एंड अब हम आते हैं हमारे नंबर थर्ड क्लिनिकल, यानी कि सिफेलो हिमेटोमा के ऊपर। एंड हिमेटोमा यानी कि हमारी वेसल्स फट गई। एंड वेसल के फटने से क्या होगा? ब्लीडिंग होगी, हेमरेज होगा। एंड कहाँ पर हेमरेज हुआ? हमारे स्काल्प की फिफ्थ लेयर यानी कि पेरिक्रेनियम और हमारी क्रेनियल बोन की जो आउटर टेबल है, इन दोनों के बीच की कोई वेसल फट गई, जिसके कारण क्या हो गया? सिफेलो हिमेटोमा हो गया। देखिए, ऊपर के तीनों क्लिनिकल, सबसे पहला क्या था? कैपुट सक्सीडेनियम। दूसरा क्या था? सबगेलिया हिमेटोमा। एंड तीसरा क्या था? सिफेलो हिमेटोमा। इन तीनों क्लिनिकल को आप कहाँ पढ़ते हो? फाइनल ईयर के अंदर। एंड फाइनल ईयर में भी कहाँ पढ़ोगे? ओप्स के अंदर। आप पढ़ोगे वहाँ पे बर्थ इंजरीज। बर्थ इंजरीज मतलब जब भी बच्चे का जन्म हुआ तो स्काल्प में बहुत सारी इंजरीज हो जाती है। एंड जैसे ही बच्चा बाहर निकलता है तो हमें स्काल्प में बहुत सारी स्वेलिंग्स दिखाई देती है। और वो स्वेलिंग्स कौन कौन सी हो सकती हैं? या तो वो कैपुट सक्सीडेनियम हो सकती हैं, सबगेलिया हिमेटोमा हो सकता है, या फिर सिफेलो हिमेटोमा हो सकता है। देखिए, जो बर्थ इंजरीज होती है उसके बहुत सारे कोज हो सकते हैं। मतलब कि जैसे ही बच्चा बाहर आ रहा है तो जो हमारी बर्थ कैनाल होती है, उस बर्थ कैनाल ने बच्चे का जो हेड था उसे कुछ ज़्यादा ही कंप्रेस कर दिया, तो हमारी बर्थ इंजरीज हो सकती है बच्चे में। या फिर बोल दीजिए हमने वैक्यूम असिस्टेड डिलीवरी करवाई। अरे यार, आपने देखा होगा ना यार 3 इडियट, आमिर खान। मतलब जो 3 इडियट होती है उसमें आमिर खान मूवी के सबसे लास्ट में क्या करता है? वैक्यूम क्लीनर लेता है, उसमें आगे बोर्ड लगाता है, उससे फिर डिलीवरी करवा देता है। तो वही क्या होती है? दीज आर वैक्यूम असिस्टेड डिलीवरी। तो उसके कारण भी क्या हो सकती है? बच्चे के भेजे के अंदर, बच्चे के हेड के अंदर क्या हो जाएगी? हमारी बर्थ इंजरीज हो जाएगी। ओके, वैक्यूम असिस्टेड डिलीवरी से भी बच्चे के हेड पर इंजरीज हो सकती है।
ओवरऑल आप समझ गए होंगे कि ये तीनों क्या हैं, कैपुट सक्सीडेनियम, सबगेलियल हेमेटोमा और सिपेलो हेमेटोमा, ये तीनों के तीनों होती है बर्थ इंजरीज। आप पढ़ोगे फाइनल ईयर के अंदर, कहाँ पे, ओप्स के अंदर। एंड अब हम आते हैं हमारे नंबर 4 क्लिनिकल, जिसे हम बोलते हैं इपी या एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज। हेमरेज यानी कि हमारी कोई वेसल फट गई। एंड ये वाला हेमरेज कहाँ होगा, हमारी इनर टेबल ऑफ क्रेनियल बोन और एंडोस्टियल लेयर ऑफ ड्यूरामेटर, इन दोनों के बीच क्या होता है, हमारा इपीड्यूरल या एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज होता है। मतलब ये स्कल बोन है, इसके जस्ट अंदर की साइड क्या होगी, हमारी इनर पेरियोस्टियम। तो इनर पेरियोस्टियम और स्कल बोन, इन दोनों के बीच जो हेमरेज होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, इपीड्यूरल हेमरेज। और इस हेमरेज में कौन सी वेसल फटती है, इसमें फटती है हमारी मिडिल मेनिंजियल आर्टरी। यहाँ पे कौन सी थी, सब गेलियल हिमेटोमा में थी इमेसरी वेंस। ओके, ये हो गया। एंड अब हम आते हैं हमारे नंबर 5 क्लिनिकल, यानी कि सब ड्यूरल हेमरेज यानी कि वेसल फट गई। एंड ये कहाँ होती है, मतलब ये वाला हेमरेज कहाँ होता है, ये होता है हमारे अरेक्नोइड के जस्ट ऊपर और मेनिंजियल लेयर ऑफ ड्यूरामेटर इसके जस्ट नीचे। मतलब ड्यूरामेटर की मेनिंजियल लेयर और अरेक्नोइड, इन दोनों के बीच क्या होगा, हमारा सब ड्यूरल हेमरेज होगा। एंड इस वाले हेमरेज में कौन सी वेसल फटती है, इसमें फटती है हमारी ब्रीजिंग वेंस। ओके, एंड अब हम बात करते हैं हमारे अगले हेमरेज, यानी कि सब अरेक्नोइड हेमरेज के ऊपर। एंड यही यहाँ पे भी क्या है, हेमरेज, आर्टरी फट गई, कहाँ फट गई, सब अरेक्नोइड स्पेस में फट गई। तो देखिए यहाँ पे मैंने वही लिख रखा है, अरेक्नोइड और पायामीटर, इन दोनों के बीच में अगर कोई भी वेसल्स फटती है तो उसे हम क्या बोलेंगे, सब अरेक्नोइड हेमरेज। एंड इसमें कौन सी वेसल इन्वॉल्व होती है, हमारा सर्कल ऑफ विल्स, जिसे हम कहाँ पढ़ते हैं, ब्रेन की ब्लड सप्लाई के अंदर। ओके, एंड अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्लिनिकल, यानी कि इंट्रा सेरिब्रल हेमरेज के ऊपर। एंड इसमें कौन सी वेसल्स फटती है, इसमें वो वाली वेसल्स फटती है जो हमारी ब्रेन को सप्लाई करती हैं। जस्ट लाइक एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, मिडिल सेरिब्रल आर्टरी, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, जो हमारी सेरिब्रल आर्टरीज होती है वो यहाँ पर फटती है। कहाँ पर, इंट्रा सेरिब्रल हेमरेज में। देखिए यहाँ पर क्या है, सेरिब्रल, इंट्रा सेरिब्रल हेमरेज। यहाँ पे आप इंट्राक्रेनियल हेमरेज ये वर्ड यूज मत करना, क्योंकि जो इंट्राक्रेनियल हेमरेज होता है वो होता है हमारी स्कल बोन के अंदर की साइड। मतलब कि जो हमने नीचे के 4 हेमरेज पढ़े हैं, एपिड्यूरल, सबड्यूरल, सब अरेक्नोइड और इंट्रासेरिब्रल, इन चारों को एक साथ हम क्या बोलते हैं, इंट्राक्रेनियल हेमरेज। ओके, इन चारों को एक साथ बोलेंगे इंट्राक्रेनियल, और यहाँ पे क्या है, इंट्रासेरिब्रल। आई होप आप समझ गए होंगे। एंड देखिए मैंने यहाँ पर एक क्लिनिकल और लिख रखा है जिसका नाम है हेमरेजिक स्ट्रोक। एंड देखिए पहले हम समझते हैं स्ट्रोक का मतलब क्या होता है। तो देखिए स्ट्रोक को अगर मैं एक लाइन में बोलूँ ना, तो वो ये है कि ड्यू टू सम रीजन हमारे जो ब्रेन है उसको ब्लड सप्लाई कम हो गई। एंड अब आप खुद सोचिए कि यार ऐसे क्या रीज़न हो सकते हैं जिसके कारण ब्रेन को ब्लड सप्लाई कम हो गई। तो देखिए मेनली हम 2 रीज़न पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, इस्चीमिया, दूसरे हम पढ़ेंगे हेमरेज। इस्चीमिया यानी कि जो ब्रेन को सप्लाई करने वाली आर्टरी थी, उन आर्टरी के अंदर कोई भी ब्लॉकेज हो गया। अगर आर्टरी के अंदर कोई भी ब्लॉकेज हो गया तो ऑफकोर्स ब्रेन को ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी। एंड दूसरा क्या है, हेमरेज, मतलब आर्टरी फट गई। ऑफ कोर्स यार अगर आर्टरी फट गई तो आगे वाले पार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिल पाएगा, ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाएगी और क्या हो जाएगा, स्ट्रोक हो जाएगा। एंड देखिए इन दिस वीडियो हम किसकी बात कर रहे हैं, अरे यार मैंने वीडियो के स्टार्टिंग बताया था ना, हम बात कर रहे हैं आर्टरीज के फटने की, ब्लीडिंग्स की। ओके, तो ऑफ कोर्स जो स्ट्रोक का दूसरा वाला रीजन है यानी कि हेमरेजिक स्ट्रोक है, उसको मैंने यहीं पर क्लियर कर दिया। तभी मैंने यहाँ पे क्या लिख रखा है, हेमरेजिक स्ट्रोक। एंड इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, इसके अंदर हम पढ़ते हैं सब अरेक्नोइड हेमरेज एंड इंट्रासेरिब्रल हेमरेज। इन दोनों को हम कहाँ पढ़ते हैं, हेमरेजिक स्ट्रोक के अंदर। ओवरऑल स्ट्रोक भी यहाँ पे आपका क्लियर हो गया। ओके, एंड देखिए अब हम आते हैं थोड़ा आगे, और देखिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है ब्रेन, फिर ब्रेन के आगे मैंने 2 एरो लगा रखी है। सबसे पहले लगा रखी है मैंने इंट्रापेरेन्काइमल एंड दूसरा लगा रखा है मैंने इंट्रावेंट्रिकुलर। मतलब ये क्या है कि जो ब्रेन के अंदर जो ब्लीडिंग हुई है, ब्रेन के अंदर जो हेमरेज हुआ है वो कहाँ हुआ है, मतलब कि ब्रेन टिश्यू के अंदर हुआ है कि ब्रेन के वेंट्रिकल्स के अंदर हुआ है। ओवरऑल न्यू है कि जो इंट्रासेरिब्रल हेमरेज होता है इसे हम आगे जाके 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एंड 2 पार्ट कौन से होंगे, इंट्रापेरेन्काइमल हेमरेज और इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज। बोथ आर द पार्ट ऑफ
इंट्रा सेरिब्रल हेमरेज। ओके, ये हो गया। उसी के साथ देखिए अब हम आते हैं थोड़ा ऊपर एंड देखिए मैंने यहाँ पर अरेक्नोइड और पायामीटर इन दोनों के बीच में यहाँ पर ब्लू ब्लू से क्या लिख रखा है, सब अरेक्नोइड स्पेस। ऑफ कोर्स सब अरेक्नोइड हेमरेज है तो कहाँ होगा, सब अरेक्नोइड स्पेस में होगा। एंड देखिए आपको पता होगा कि जो सब अरेक्नोइड स्पेस होता है इसके अंदर क्या होता है, हमारा CSF प्रेजेंट होता है। एंड अगर आप खुद सोचिए कि अगर इसी सब अरेक्नोइड स्पेस में जहाँ पर CSF है यहीं पर अगर ब्लीडिंग हो गई, यहीं की कोई आर्टरी फट गई, हेमरेज हो गया तो क्या होगा, ब्लड मिक्स विद CSF। ब्लड और CSF दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे। एंड जब ब्लड CSF के साथ मिक्स हो जाएगा तो क्या होगा, जो CSF का कलर है वो चेंज हो जाएगा। तो मैंने आगे वही लिख रखा है, जेंथोक्रोमिया। जेंथोक्रोमिया यानी कि CSF का कलर चेंज हो गया। क्यों चेंज हो गया, क्योंकि CSF के अंदर ब्लड मिक्स हो गया। एंड जब CSF के अंदर ब्लड मिक्स हो जाता है तो वह CSF हमें कैसा दिखाई देता है, हमें पीले कलर का, येलो कलर का CSF दिखाई देता है। देखिए जब आप नॉर्मल CSF देखते हो ना, वो एकदम क्रिस्टल क्लियर होता है, एकदम ट्रांसपेरेंट होता है, एकदम क्लियर होता है। ओके, बट ब्लड मिलने के बाद क्या हो गया, पीले कलर का हो गया। तो ओवरऑल आप खुद सोचिए कि किसी बंदे को सब अरेक्नोइड हेमरेज है तो ऑफ कोर्स उसके CSF में ब्लड मिक्स हुआ होगा। अगर उसके CSF में ब्लड मिक्स हुआ होगा तो हमें CSF की करनी है एग्जामिनेशन कि इसके CSF में ब्लड है या नहीं है, इस बंदे को सब अरेक्नोइड हेमरेज है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे लंबर पंचर। लंबर पंचर करके हम क्या करेंगे, हम बंदे का CSF निकालेंगे एंड फिर उस CSF की करेंगे हम एग्जामिनेशन कि CSF के अंदर ब्लड है या नहीं है। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे कि सब अरेक्नोइड हेमरेज अगर हमें ये वाला केस सस्पेक्ट लग रहा है कि बंदे को ये हो सकता है तो हमें उसमें क्या करना है, लंबर पंचर करना है। एंड देखिए उसी के साथ मैंने सब अरेक्नोइड स्पेस, मैंने नीचे एक और एरो लगा रखी है, वहाँ लिख रखा है एक्सपेंड। मतलब कि जो ये स्पेस होता है ना, ये इक्वल नहीं होता है। मतलब कि जो ब्रेन के चारों तरफ सब अरेक्नोइड स्पेस होता है वह इक्वल नहीं होता है। कुछ जगह पर ये स्पेस बड़ा हो जाता है, एक्सपेंड हो जाता है, कुछ जगह बड़ा है, कुछ जगह छोटा है। तो जहाँ पर सब अरेक्नोइड स्पेस एक्सपेंड कर जाता है तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, सब अरेक्नोइड सिस्टर्न। ओवरऑल आप सब अरेक्नोइड स्पेस और सब अरेक्नोइड सिस्टर्न इन दोनों से कंफ्यूज मत होना, क्योंकि सब अरेक्नोइड सिस्टर्न ये भी क्या है, ये भी हमारा सब अरेक्नोइड स्पेस ही है। बट डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है इनमें साइज का। जो सब अरेक्नोइड स्पेस है वो थोड़ा छोटा होता है, अगर यही स्पेस थोड़ा चौड़ा हो गया, एक्सपेंड हो गया तो इसे हमने क्या बोल दिया, सिस्टर्न बोल दिया। आई होप आप समझ गए होंगे। उसी के साथ देखिए जो जेंथोक्रोमिया है उसी के बगल में मैंने यहाँ पर देखिए काले कलर से एक चीज़ लिख रखी है, हेलोसाइन। एंड हेलोसाइन ये भी क्या होता है, जब CSF के अंदर ब्लड मिक्स हो जाता है। मतलब कि किसी बंदे का स्कल का फ्रैक्चर हो गया एंड बंदे के नाक से खून आ रहा है, बंदे के कान से खून आ रहा है। एंड अब आपको ये कंफर्म करना है कि यार इस बंदे के स्कल में फ्रैक्चर हुआ है और इस बंदे के नाक से जो खून आ रहा है उस नाक के खून के अंदर CSF है या नहीं है, कान से जो खून आ रहा है उस खून के अंदर CSF प्रेजेंट है या नहीं है, हमें ये पता लगाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हेलोसाइन करेंगे। ओवरऑल हेलोसाइन को मैं अगर एक लाइन में क्लियर करूँ ना तो वो ये है कि हेलोसाइन हम कब करवाएंगे, जब किसी बंदे में हमें डाउट हो कि इसकी नाक से जो खून आ रहा है, इसके कान से जो खून आ रहा है उसमें CSF है या नहीं है। इसको कंफर्म करने के लिए हम क्या करवाएंगे, हेलोसाइन करवाएंगे। एंड ऑफ कोर्स ब्लड के साथ CSF मिक्स कब होगा, जब बंदे का क्या होगा, बेसल स्कल फ्रैक्चर होगा। ओवरऑल न्यू है कि हेलोसाइन हम कब करवाएंगे, जब हमें सस्पेक्ट हो कि यार इस बंदे को बेसल स्कल फ्रैक्चर हो सकता है, इस बंदे के नाक से जो खून आ रहा है, इस बंदे के कान से जो खून आ रहा है, मुझे लग रहा है कि उसके अंदर CSF है। तो उसके कंफर्मेशन के लिए हम क्या करवाएंगे, हेलोसाइन। एंड इसे करवाते कैसे हैं, तो देखिए बहुत ही सिंपल सा है। हम क्या लेंगे, एक एब्जॉर्ब सरफेस लेंगे, मतलब एक ऐसी चीज़ लेंगे जिसमें ब्लड आसानी से एब्जॉर्ब होता हो, जिसमें CSF आसानी से एब्जॉर्ब होता हो। एंड इस एब्जॉर्ब सरफेस के अंदर क्या करेंगे, हम जो नाक से खून आ रहा है उसके 3-4 बूंद डाल देंगे, या फिर जो कान से खून आ रहा है उसके 3-4 बूंद हम इस एब्जॉर्ब सरफेस पे डाल देंगे। एंड उसके बाद हमें क्या दिखेगी, कॉन्सेंट्रिक रिंग्स दिखेगी। मतलब सबसे सेंटर में क्या दिखेगी, ब्लड की रिंग दिखेगी, उसके बाद CSF की रिंग दिखेगी, फिर ब्लड की रिंग दिखेगी, फिर CSF की रिंग दिखेगी।
मतलब देखिए मैंने डायग्राम बना रखा है। सेंटर में क्या दिखेगा, ब्लड, उसके बाद क्या दिखेगा, CSF, उसके बाद फिर आपको एक ब्लड की रिंग दिख सकती है, उसके बाद आपको एक और CSF की रिंग दिख सकती है। इसी तरह से आपको कॉन्सेंट्रिक रिंग्स देखने को मिलेगी एंड इसे ही हम क्या बोलते हैं, हेलो साइन। ओके,